हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन इंजीनियरिंग क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब हम जानते हैं स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस एक तरह का इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है पर यूनिट एरिया। जब हम कोई भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, लेट से हमारा एक एक्सटर्नल फोर्स हमने पी अप्लाई किया है, तो जब हम एक सेक्शन कट करते हैं तो हम कहते हैं कि उसके कुछ इंटरनल पार्ट पर जो भी हमने सेक्शन कट किया है उसके अलोंग देखेंगे हम, तो हमें दिखेगा कि उस सेक्शन पे भी कुछ फोर्स लग रहा है। वो फोर्स क्या होता है? वो एक रेजिस्टिंग फोर्स होता है जिसको ही हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। और इस स्ट्रेस को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू पी अपॉन ए, ये इसका फॉर्मूला होता है, जहाँ पे पी क्या है? पी एक एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। कभी कभी इसकी यूनिट के बारे में भी पूछा जाता है, तो यूनिट इसकी एसआई में कितनी होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में भी हम इसको डिनोट करते हैं। और कभी कभी पास्कल में भी की होती है, तो 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी एमसीक्यू में। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के टाइप क्या होते हैं? तो नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब होता है किसी भी कोई भी हमने एरिया लिया है ना, तो जैसे कि मान लो हमने ये एक बॉडी थ्रो की है और इस पर फोर्स लग रहा है, तो ये जो एरिया जिस पर ये फोर्स एक्ट कर रहा है, तो उसकी नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल मतलब कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी स्ट्रेस एक्ट करेगा उसको हम बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। और शेयर स्ट्रेस किसको बोलेंगे? जैसे कि हमने ये फोर्स लगाया ना, तो उसके तो जो एरिया है उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो भी फोर्स एक्ट करेगा, रेजिस्टिंग फोर्स है ये, और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा टाउ से। ठीक है, जैसे कि हमने एक बॉडी ली और इस पर एक फोर्स अप्लाई किया, पी फोर्स, और अगर हम इसको ये वाली बॉडी को कट करके हैं, एक इस तरह से हमने इसको कट कर दिया, तो इसका एक सेक्शन बनेगा इस तरह से। ये इस पे एक रेजिस्टिंग फोर्स से डेवलप होगा आर। तो टाउ की वैल्यू क्या होगी? जो भी हमारा रेजिस्टिंग फोर्स है, यहाँ टाउ है, तो शेयर रेजिस्टिंग फोर्स आर और शेयर एरिया, ये पूरा एरिया, इसका एरिया। अगर हमने इसकी लेंथ एल ली है और इसकी परपेंडिकुलर हमने मान लिया कि ये एक यूनिट, हमने यूनिट के लेंथ ले ली है उसके परपेंडिकुलर, तो इसका एरिया एल इंटू 1। तो हमारा शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? आर अपॉन एल इंटू 1। अब हम स्ट्रेन की ओर बढ़ गए। अच्छा, एक और बात है, ये नॉर्मल स्ट्रेस है। नॉर्मल स्ट्रेस को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करके हैं, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल का मतलब होता है जब भी हम फोर्स अप्लाई करके हैं ना, तो उसकी लेंथ में कुछ वेरिएशन हो जाता है। टेंसाइल मतलब इलोंगेशन, पॉजिटिव, और कंप्रेसिव मतलब नेगेटिव। उसकी जो भी लेंथ है, जब हम फोर्स अप्लाई करके हैं कंप्रेसिव फोर्स, तो उसकी लेंथ डिक्रीज हो जाती है और टेंसाइल में इंक्रीज हो जाती है। तो टेंसाइल फोर्स ये हमारा क्या होगा? पी अपॉन ए, और इसमें भी ये कंप्रेसिव फोर्स पी सी अपॉन ए, यहाँ पर हम पी टी कर सकते हैं, पी अपॉन ए। और जैसे कि हमने फोर्स अप्लाई किया है, मान लो इसकी ओरिजिनल लेंथ एल है, और जब हमने फोर्स अप्लाई किया है ये कुछ अमाउंट से डी एल से ये वेरिएशन हो जाती है। ये हम आगे समझेंगे ये डी एल का कॉन्सेप्ट क्या है। अभी इतना समझो कि ये पी सी अपॉन ए, कंप्रेसिव फोर्स अपॉन एरिया। अब स्ट्रेन क्या होता है? जब भी हम लोड अप्लाई करके हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेस जनरेट होता है, और स्ट्रेस जनरेट होगा तो यानी कि क्यों वो जनरेट होगा? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेन आया हुआ होगा। कभी भी हम स्ट्रेस को ऐसे नहीं निकाल सकते डायरेक्टली कि उस स्ट्रेस की क्या वैल्यू है। हमें उसको निकालने के लिए हमें स्ट्रेन निकालना होगा। और स्ट्रेन कैसे निकलता है? चेंजिंग डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। जैसे कि हमारा ऊपर वाले केस में अगर हमें इसका स्ट्रेन निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा, इसके
एप्सिलॉन से इसको डिनोट करके एप्सिलॉन इक्वल टू DL अपॉन L। ये हमारी चेंजिंग लेंथ हो गई और ये ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि हमारा ये कंप्रेसिव है और कंप्रेसिव में लेंथ हमारी डिक्रीज हो रही है तो हम इसके आगे माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, अगर हम इसके टाइप के बारे में देखें तो इसके टाइप टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऐसे ही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ और शेयर स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ में ऊपर वाले केस में जैसे कि लेंथ बढ़ रही थी, DL अमाउंट से ये इंक्रीज हो गई तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो गया, DL अपॉन L, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और कंप्रेसिव में माइनस हो रही थी तो ये DL अपॉन L चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ में हम कैसे कहते हैं, जैसे कि हम मान लो हमारे पास कोई भी एक 3D बॉडी है और ये EX, ये EY और ये EZ। तो हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ निकालना है, वो हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ इक्वल टू एप्सिलॉन X प्लस एप्सिलॉन Y प्लस एप्सिलॉन Z। अगर हम इनकी वैल्यू निकालें, ये इस डायरेक्शन में लेंथ L है, ये Y है, L D मांग लो, D है और यहाँ पे कुछ और थिकनेस T मांग लो, तो ये क्या हो जाएगी DL अपॉन L और यहाँ पर D डैश मांग लो, D डैश अपॉन D और ये D अपॉन T, तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। अब इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी का मतलब होता है जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ उसकी लेंथ में वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। लेकिन जैसे कि हमारी ये बॉडी है और हमने इसमें फोर्स लगाया, अभी टेंसाइल फोर्स है तो टेंसाइल फोर्स के कारण हो सकता है कि इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाए, लेकिन जब मैं ये फोर्स अप्लाई करती हूँ जब इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है और जैसे मैंने इस फोर्स को हटा दिया तो ये फिर से अपनी अगर ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाता है तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, यानी कि लोड हटाने के बाद अगर वो सेक्शन वो बॉडी अपनी ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाती है तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी और उस मटेरियल को बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल। जैसे कि एग्जांपल आप रबड़ ले सकते हो, लेकिन अगर हम इसमें देखें तो हमें और भी ऐसी चीज़ों का पता चलेगा कि रबड़ से भी ज़्यादा इलास्टिक और कौन कौन से मटेरियल होते हैं। अब हुक फ्लो में पहले हम हुक फ्लो को पढ़ने के लिए ग्राफ पढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्राफ है। तो इसमें एक्स और वाई डायमेंशन, इसमें हमने स्ट्रेस वाई डायमेंशन पर और स्ट्रेन एक्स डायमेंशन पर एक्स डायरेक्शन में लिया हुआ है। ये ऐसा क्यों लिया गया है, ये इसलिए क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि एक्स डायरेक्शन पे हमें क्या चीज़ लेनी होगी, जो भी चीज़ हमें पता होगी, और वाई पर हमें क्या जो चीज़ इस पर डिपेंडेंट होती है। तो हमें पता है ना कि हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का और स्ट्रेस स्ट्रेन पर डिपेंड होता है। तो हमने एक ग्राफ खींचा से ये ओ पॉइंट से ये एक स्ट्रेट लाइन है, फिर हल्का सा वेरिएशन है, फिर हम ऊपर जाएंगे कर्व शेप में थोड़ा सी पॉइंट पर पहुंचेंगे, फिर थोड़ा सा हम देख रहे हैं सी से डैश पॉइंट। ये क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट स्ट्रेन वही है लेकिन हमारा स्ट्रेस डाउन हो रहा है। और फिर हम आगे चल के फिर इससे और ई पॉइंट पर और फिर एफ पॉइंट पर। तो ये जो ए है हमारा, इसको बोलते हैं हम प्रोपोर्शनल पॉइंट, और बी को हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। प्रोपोर्शनल पॉइंट का मतलब होता है कि हमारा जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के।
ठीक है। और तो जब हमारा ये प्रोपोर्शनल है ये इस तरफ है, तो ये हम ये प्रोपोर्शनल साइन हटा के एक कोफिशिएंट अप्लाई करके, वो कोफिशिएंट है म्यू और एप्सिलॉन। तो म्यू की वैल्यू क्या होती है, क्या हो गई, म्यू इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और ये जो है म्यू को हम बोलते हैं यहाँ पर पॉइजन रेशियो। और इसकी वैल्यू पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में, क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी करके 0 to 0.5। जो परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल होते हैं उसके लिए वैल्यू होती है 0.5, ठीक है। और हम बात करते हैं अब बी पॉइंट को हम बोलते हैं इल्ड पॉइंट। बी हमारा क्या हो गया, बी पॉइंट, ए पॉइंट हमारा हो गया प्रोपोर्शनल पॉइंट, और बी हमारा हो गया इलास्टिक पॉइंट का मतलब होता है कि अगर हमने लोड बी पॉइंट तक अप्लाई किया तो उसकी डायमेंशन में कुछ ना कुछ चेंज हमें देखने के लिए मिलेगा। और जैसे ही हम वो लोड को हटा देते हैं, अगर वो बॉडी फिर से अपनी ओरिजिनल शेप को रिकवर कर लेती है, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक पॉइंट। तो ये इलास्टिक पॉइंट हो गया। और फिर हम सी पॉइंट पर पहुँचेंगे। तो सी पॉइंट को हम बोलते हैं इल्ड पॉइंट। ये अपर इल्ड पॉइंट है, और सी डैश को हम बोलेंगे लोअर इल्ड पॉइंट। ये जो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि ये थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन ये वास्तव में बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं सी और सी डैश पॉइंट। और बस ये जो फिर हमें इसमें मतलब इतने होते हैं कि हमें जो है सिग्मा की वैल्यू इसमें डिफरेंट मिलती है। और फिर ये जो है एक तरह से इसमें कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी डेवलप हो रही है, इसमें कुछ प्लास्टिसिटी डेवलप हो रही है एक्चुअली। तो ये प्लास्टिसिटी डेवलप हो रही है, ठीक है। और फिर हमारा डी पॉइंट के बाद स्ट्रिंग हार्डनिंग होने शुरू हो जाते हैं। ये जो है हमने देखा बी पॉइंट हमारा इलास्टिक है, यहाँ तक है ये इलास्टिक शेप में रहेगा, और इसके बाद जो भी है मटेरियल बी के बाद ये प्लास्टिक शेप में आ जाएगा। यहाँ से सब प्लास्टिसिटी स्टार्ट हो जाएगी। और डी पॉइंट के बाद स्ट्रिंग हार्डनिंग होना शुरू हो जाएगा। स्ट्रिंग हार्डनिंग हो गया है। फिर ये ई पॉइंट, ई अल्टीमेट पॉइंट ये, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम स्ट्रेस देखें तो ये मिलती है हमें सिग्मा यू यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेस। ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी बताता है कि उस मटेरियल की अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी है। उसके बाद नेकिंग फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब कोई भी हमने एक बॉडी इस तरह से इस तरह से बॉडी बनाई, उस पर हम लोड अप्लाई करते हैं तो ये उसका कुछ फ्रैक्शन रिड्यूस होने लगता है। और एक पॉइंट के बाद ये जो इतना प्रॉपर अपना ये सब नेकिंग फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, इसका डायमेंशन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। पतला होने के बाद फिर एक पॉइंट ऐसा आता है फ्रैक्चर पॉइंट, जिस पर वो स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ तक कि उसकी स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं, ये पूरी स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं रिजर्व स्ट्रेंथ, ठीक है। और फिर हम स्ट्रेस कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेस कैंसर, इसमें हम क्या बनाते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं स्ट्रेस की, जिसमें बाइनरी 2D में भी और 3D में भी बना सकते हैं हम। तो ये कैसे बनाते हैं पहले ये देख लीजिए। इसमें जितने भी हमारे ये सिग्मा मतलब हमारा नॉर्मल स्ट्रेस और ये शेयर स्ट्रेस,
सिग्मा एक्स का मतलब एक्स डायरेक्शन में नॉर्मल स्क्वेयर और ये वाई डायरेक्शन में नॉर्मल स्क्वेयर और ये टाउ एक्स वाई टेंजेंशियल एरिया पर हमारा शेयर स्क्वेयर है। इस तरह से टर्शरी में भी इस कैसे हम बनाएंगे तो इसमें हम देखेंगे ये वाला जो डायगोनल वैल्यू है ना ये हमारे किस में ये नॉर्मल स्क्वेयर को रिप्रेजेंट करती है और इसमें भी ये नॉर्मल स्क्वेयर को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्क्वेयर्स टाउ एक्स वाई। इसका क्या होगा टाउ एक्स वाई का टाउ वाई एक्स, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। टाउ वाई जेड का क्या होगा टाउ जेड एक्स और टाउ जेड एक्स का क्या होगा टाउ एक्स जेड। ऐसे हम और का भी कर सकते हैं टाउ वाई जेड का टाउ जेड वाई। और स्ट्रिंग टेंसर में भी बाइनरी और टर्शरी इसी तरह से। बस अब हम क्या करेंगे इसमें जो सिग्मा को रिप्लेस कर देंगे एप्सिलॉन से और टाउ को रिप्लेस कर देंगे हम पाई/2। तो ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई हमने इसमें भी डायगोनल इस तरह से बना लिया और यहाँ पर हम लिख देंगे टाउ एक्स वाई/2 और वो पाई/2 और ऐसे ही यहाँ पर और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड क्योंकि हम 3D बना रहे हैं और पाई/x y/2 पाई/x z/2 पाई/y/x/2 पाई/y/z/2 z/x/2 और पाई/z/2। आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQ हैं वो हम देखेंगे। जब तक के लिए बाय बाय। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।